पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात हरगिज भी नहीं मान सकता। उसने बेबसी से अपने पापा की ओर देखा, जबकि उसके पापा गुस्से के मारे खौल उठे थे। क्यों नहीं मान सकते तुम? जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कबीर? उन्होंने गुस्से से बर्दाश्त करते हुए कहा। तो वो उन्हें हैरत से देखने लगा। मैं उस लड़की से शादी हरगिज भी नहीं करना चाहता, कबीर ने अपने गुस्से को बमुश्किल काबू में रखते हुए कहा। तभी उसके पापा ने गुस्से में अपना पांव सामने रखी टेबल पर मारा, जो जो पैर की ठोकर से दूर जाकर गिरी थी। फिर मैं ऐसा कुछ करूंगा कि उसके बाद तुम दोनों माँ बेटे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। उन्होंने कबीर को साफ साफ धमकी दी। कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उनके इरादे समझते देर न लगी। पापा, आप उस औरत से शादी करेंगे और मेरी माँ को बदनाम करेंगे? कबीर ने खुद को संभालते हुए सामने आकर पूछा। कबीर, तुम्हें जो समझना है समझ लो। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हारी क्यों मानूं? उन्होंने ठंडे लहजे में कहा और ऑफिस से निकल गए। कबीर सन खड़ा रह गया। आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। पापा, आप ये गलत कर रहे हैं। मम्मी अपने सर पर सौतन बर्दाश्त नहीं करेंगी। उसने पीछे से आवाज लगाई, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। पापा, कबीर ने कॉरिडोर में ऊंची आवाज में पुकारा, पर वो ठहरे नहीं। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं उससे मोहब्बत करता हूं यार, उसने खुद से कहा, और निशा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। मगर दिल जानता था, अगर उसने शादी से इनकार किया तो माँ की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो उलझ गया था, पिता के गुस्से और माँ की इज्जत के बीच। और आखिरकार उसने फैसला किया, वो अस्पताल जाएगा। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसका दिल धड़क रहा था। कुछ देर में वो अस्पताल पहुंचा तो उसके पापा सर झुकाए बैठे थे। पापा, मैं तैयार हूँ उस लड़की से शादी करने के लिए, उसने भारी आवाज में कहा। सामने बिस्तर पर एक औरत लेटी थी, कमजोर वजूद, टूटी सांसें, जैसे किसी भी पल सब कुछ खत्म हो जाएगा। कबीर, अनामिका भी बाहर गई है, आती होगी। शादी की तैयारियां करो, धूमधाम से नहीं तो सादगी से सही, मंदिर में कर देंगे। उन्होंने मोबाइल उठाया और किसी को कॉल लगा दी। कुछ ही देर में अनामिका भी आ गई। कबीर ने उसे देखा, नफरत और तिरस्कार भरी निगाहों से। उसके दिल में तूफान था, क्योंकि उसी लड़की की वजह से उसे अपनी मोहब्बत और अपनी माँ की इज्जत दोनों कुर्बान करनी पड़ी थी। अनामिका ने भी शादी से इनकार किया था, मगर अपनी माँ की हालत देखकर आखिरकार उसने सिर झुका दिया। मंत्रों की आवाज़, घंटियों की गूंज और कबीर के दिल का सन्नाटा, सब एक साथ गूंज रहे थे। कुछ ही पलों में शादी की रस्में पूरी हो गई थीं। जैसे ही सब खत्म हुआ, कबीर बिना किसी को देखे बाहर निकल गया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। मैंने ये क्या कर दिया? उसने दीवार पर गुस्से में मुक्का मारा। तभी निशा का फोन आया। उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी और गहरी सांस ली। निशा, अब मैं तुमसे निगाहें मिलाने के काबिल नहीं रहा। उसने बुदबुदाते हुए कॉल रिजेक्ट कर दी। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका की माँ की हालत और बिगड़ गई। अनामिका ने घबराकर कबीर के पापा को फ़ोन लगाया। वो घर पर ही थे, अपनी बीवी के साथ। कॉल उठाई गई। दूसरी तरफ से अनामिका की सिसकियां गूंज रही थीं। मैं आ रहा हूँ अनु बेटा, परेशान मत हो, उन्होंने कहा और कॉल काट दी। पलटे तो देखा कबीर खड़ा था। कबीर, एक जरूरी काम है, मेरे साथ चलो, उन्होंने बिना अपनी बीवी की आंखों में देखे कहा। कबीर ने होठ भींचकर गुस्से से उन्हें देखा था। अब वो सब समझ चुका था। अस्पताल वाली औरत का मसला अब सिर्फ मामला नहीं रहा था, अब वो जहर बन चुका था जो उसके पूरे घर में फैलने वाला था। आप मुझे क्यों लेकर आए हैं अपने साथ? कबीर ने गुस्से से पूछा तो उसके पापा ने उसे तीखी नज़रों से देखा। तुम्हारी बीवी की माँ तुम्हारी भी कुछ लगती है। उन्होंने सख्ती से उसे रिश्ता याद दिलाया। मेरी नहीं, वो आपकी कुछ लगती है, कबीर ने ठंडे लहजे में कहा। और आपने मुझे इस मामले में घसीट लिया है। जानते भी हैं मम्मा मेरे और आपके साथ क्या करेंगी? उसने आने वाले वक्त का डर दिखाने की कोशिश की। वो पल भर को चुप रह गए। चेहरा कठोर हो गया, लेकिन शायद उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। कबीर और उसके पापा अस्पताल पहुंचे तो सब खत्म हो चुका था। उसकी माँ जा चुकी थी। अनामिका स्ट्रेचर से लिपटी फूट फूट कर रो रही थी। कबीर ने झुंझलाहट से उसकी ओर देखा। न आंखों में आंसू, न चेहरे पर पछतावा, बस एक बोझ कि अब माँ का सामना इस लड़की के साथ कैसे करेगा। कबीर, उसके पापा ने उसे पुकारा तो वो होंठ भींचकर उनके सामने खड़ा हो गया। सारा इंतजाम उन्होंने खुद किया था। कबीर बस एक तमाशबीन बनकर रह गया था। अनामिका को कहीं ले जाओ, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। अंतिम संस्कार के बाद माहौल सन्नाटे में डूब गया था।
अनामिका किराए के एक छोटे से घर में रहती थी, जहां उसके पापा की पेंशन से किराया मुश्किल से निकलता था। जिंदगी पहले ही कठिन थी, अब तो बस जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो। कबीर ने तल्ख नज़रों से अपने पापा को देखा। आप जानते हैं ना, मम्मा ने मुझे भी घर से निकाल देना है। अभी आप इसे कहीं भी रखिए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन फिलहाल मैं किसी बीबी को अपने घर ले जाने की सोच भी नहीं सकता। अजीब मुसीबत डाल दी है आपने मेरे सिर पर, उसने ऊंची आवाज में कहा तो अनामिका की सिसकियां और तेज हो गईं। कबीर कुछ देर बाद वहां से चला गया। उन्होंने अनामिका के लिए वहीं पास में एक छोटा सा कमरा किराए पर दिला दिया था। वो वहीं रहने लगी। न ढंग से खाना खाती, न कुछ बोलती, बस जी रही थी किसी मजबूरी की तरह। सतीश जी बिजी थे, बस कॉल पर अनामिका का हालचाल पूछ लेते थे। कबीर अब निशा के साथ था। उसकी मुस्कान, उसका हुस्न, उसकी शॉर्ट ड्रेसें, वो अपने हुस्न के जौहर दिखाती कबीर को अपना दीवाना कर रही थी। निशा अपने कॉन्फिडेंस और अपनी खूबसूरती से कबीर को अपने जादू में कैद किए रखती। उसकी हंसी, उसके अंदाज, सब में वो डूब चुका था। रात गहराई तो कबीर घर लौटा। हवेली में उसके पापा सोफे पर बैठे इंतजार कर रहे थे। कबीर ने उन्हें देखा और बिना कुछ कहे जाने लगा, लेकिन उनकी पुकार ने उसे रोक दिया। कबीर, मुझसे वादा करो, मेरे बाद अनामिका का ख्याल रखोगे, उन्होंने भारी आवाज में कहा। कबीर पलटा, होठों पर तंज था। आप है ना, अपनी चहीती बहू का ख्याल रखने के लिए। मैं आज हूँ कबीर, पता नहीं कल रहूँ या न रहूँ, फिर अनु के पास तुम होगे। प्लीज उसका ख्याल रखना, अपनी मम्मी के जुल्म का निशाना मत बनने देना। एक मर्द बनकर अपनी बीवी की रक्षा करना, क्योंकि उसमें किसी बात की कमी नहीं है, वो बहुत मासूम है। सतीश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी ही आस और कमजोरी से कहा था। कबीर की आंखें भीग गईं। मेरा भी कोई कसूर नहीं था पापा, आपने फिर निशा की बजाय उस अनजान लड़की से मेरी शादी क्यों करवाई? आप जानते हैं ना, मैं निशा से मोहब्बत करता हूँ, उसने अफसोस भरे अंदाज में कहा। सतीश जी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, एक वक्त आएगा कबीर, जब तुम्हें एहसास होगा कि मेरी चुनी हुई लड़की तुम्हारे लिए कितनी सही थी। मैं वो देख सकता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी नमी थी, जैसे हर शब्द में एक आखिरी चाह दबी हो। कबीर ने सर झुका दिया, होंठ भींच लिए। दिल में कई सवाल थे, मगर जुबान पर सन्नाटा। उसके जहन में अनामिका की तस्वीर उभरी और साथ ही वो कड़वाहट जो अब भी उसे चैन नहीं लेने देती थी। लेकिन पता नहीं क्यों आज सतीश जी की आंखों में कुछ ऐसा था कि कबीर उनसे नजरें नहीं मिला सका। शायद उन्हें भी एहसास हो गया था कि अब वक्त तो बहुत कम है, और इसीलिए वो आज अपने बेटे से वो वादा ले रहे थे जो उन्हें सुकून देता। उनकी आंखों में उम्मीद थी, एक अधूरी सांस की तरह, बस यही कि कबीर उनकी कही बात याद रखेगा। कबीर ने चुपचाप सिर हिलाया, कुछ कहना चाहता था मगर शब्द गले में अटक गए। ये उसके पापा से उसकी आखिरी मुलाकात थी। उस रात कबीर ऐसे सोया जैसे थककर गहरी नींद में डूब गया हो। लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो सतीश जी नहीं जागे। घर में मातम का माहौल था, हर एक की आंख नम थी, सिसकियों की आवाजें दीवारों से टकरा रही थीं। कबीर होंठ नीचे बर्दाश्त से काम ले रहा था, अपनी माँ और भाई बहनों को संभालने की कोशिश में लगा था। वो 3 भाई थे, कबीर सबसे बड़ा, फिर एक भाई और एक बहन। जिम्मेदारी का पूरा बोझ अब उसी के कंधों पर था। कबीर का काफी बड़ा घर था, लेकिन उस घर में अब सन्नाटा था। निशा उसकी माँ की दोस्त की बेटी, जिससे वो अपना भविष्य जोड़ चुका था, अब उस भविष्य की कोई गारंटी नहीं बची थी। उनका इरादा कुछ महीनों में शादी करने का था, मगर सतीश जी की मौत ने सब कुछ बदल दिया था। अनामिका अब उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, चाहे वो चाहता या न चाहता। निशा कभी भी अनु के रहते उसकी बीवी नहीं बन सकती थी, और अनु को तलाक देना उसके बस में नहीं था, क्योंकि वो अपने पापा से किया वादा तोड़ नहीं सकता था। अनामिका मुंह पर चादर डाले सतीश जी के अंतिम दर्शन के लिए आई थी, लेकिन कबीर ने उसकी आंखों से उसे पहचान लिया था। फिर भी उसने उसे ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे पहले करता आया था, जैसे वो उसकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती। घर के हालात बेहद नाजुक थे। उसकी माँ और भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल था। कबीर अपने दर्द को छिपाकर सबका सहारा बना हुआ था। वो बड़े बेटे होने का फर्ज निभा रहा था, खुद टूट कर भी दूसरों को संभाल रहा था। इन सब के बीच उसने पलटकर अनामिका की कोई खबर नहीं ली थी, न पूछा न देखा कि वो कैसी है। सतीश जी को गुजरे 8 दिन हो चुके थे। घर में धीरे धीरे सब कुछ फिर से रूटीन पर आने लगा था, लेकिन कबीर को अनु की कोई परवाह नहीं थी कि वो अकेले कैसे रह रही है। पहले तो सतीश जी उसका ख्याल रखते थे, मगर अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहे
तो अब उसका ख्याल कौन रखता। कबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अचानक एक रात जब वो लेटा तो जैसे किसी ने सपने में झटके से जगाया। उसने लंबी गहरी सांस ली और खुद को सुकून देने की कोशिश की, लेकिन दिल बेकाबू था। उसके पापा उसके सपने में आए थे, बहुत नाराज, बहुत उदास। वो सिर थामे देर तक सोचता रहा कि आखिर पापा उससे सपने में क्यों डांट रहे थे। अचानक उसके जहन में वो लड़की आई, अनामिका, जिसकी खबर तक उसने नहीं ली थी। उसे याद आया कि पापा ने मरने से पहले अनु का नंबर उसे दिया था, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। उसने वो नंबर सेव तक नहीं किया था। कबीर ने लैंप ऑन किया, मोबाइल उठाया और जल्दी जल्दी अपने पुराने मैसेजेस खंगाले और आखिरकार वो नंबर मिला। उसने कॉल लगाई। घंटी लगातार बज रही थी पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर अचानक धीमी नींद में डूबी एक आवाज़ आई, हेलो। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कहाँ हो। बहुत देर की खामोशी के बाद अनु से 2 शब्द बोले थे, वो भी बेहद रूखे शब्दों में। क्या। अनु ने फ़ोन कान से हटाकर देखा, फिर ठंडी सांस लेकर बोली, अंकल के दिए हुए अपार्टमेंट में हूँ। उसकी आवाज़ में टूटन थी लेकिन सुकून भी, क्योंकि वही उसके रहने की एकमात्र जगह थी जहाँ अब सिर्फ खामोशी उसका साथ निभा रही थी। अच्छा, अकेली हो। उसने सर खुजाते हुए पूछा। इस तरह अनु से बात करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जी हाँ, अकेली हूँ, उसने बताया। अच्छा, मैं तुम्हारे यहाँ अपने घर रहने का इंतजाम करता हूँ। उसने बस इतना कहा और फ़ोन बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ को कैसे समझाए कि अब वो उसकी बीवी है और उसकी जिम्मेदारी है। पापा ने जाने से पहले उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी उलझा दी थी। सुबह ऑफिस जाने की बजाय सीधा अनामिका के अपार्टमेंट आया। ऐसा तो हो ही नहीं हो सकता था कि उसके पापा उसे अनामिका के पते के बारे में कुछ न बताते। कबीर को तमाम मालूमात फाइल बनाकर सौंप गए थे, जो वकील ने अगले दिन ही कबीर के हवाले कर दी थी। उसमें लिखा था कि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उन्होंने अनामिका के नाम किया है, जिसे लेने से अनामिका ने इनकार कर दिया था। उसे मजबूत बनाने के लिए उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा होना जरूरी है। वो अनामिका के मामलात में उसे बेखौफ करके जाना चाहते थे कि एक वादा तो वफा कर दें। कबीर ने अपार्टमेंट की घंटी बजाई तो कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला। वो सुस्त सी, बेहद कमज़ोर लग रही थी। होंठ इतने सूख गए थे कि उन पर पपड़ी जमी हुई थी। कबीर ने पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा। तुम्हें क्या हुआ है। उसने पैंट की जेब से हाथ निकाला और अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। बुखार है शायद, उसने धीरे से कहा। कबीर के बैठ जाने पर उसने उसे पानी का गिलास दिया। उसने गिलास थामकर मेज पर रख दिया और फिर अपार्टमेंट को देखने लगा। देखो, मैं साफ और सीधी बात करने का आदी हूँ, और सीधी बात यह है कि मेरी माँ को तुम्हारी माँ पसंद नहीं थी और उसकी वजह तुम जानती हो। लेकिन जाहिर है अब तो तुम मेरी बीवी हो, तो तुम्हें अपने घर लेकर जाना पड़ेगा ताकि मैं पापा के वादे से थोड़ा सा रिलीफ ले सकूं। तो माँ तुम्हें हवेली में कदम रखने नहीं देगी और इसीलिए अनेक्सी में तुम्हें रहना होगा। बोलो, मंजूर है। उसने टांग पर टांग चढ़ाई। बिना किसी मिलावट और मीठी बात के डायरेक्ट बात शुरू की थी। अनामिका गुमसुम उलझन का शिकार खड़ी थी। मतलब आपके साथ नहीं रहूंगी। उसने सर उठाते हुए उसकी आंखों में देखकर पूछा तो वो हैरान होकर उसे देखने लगा। ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही सपने सजा चुकी थी जिन्हें वो पूरा करने का इरादा नहीं रखता था। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया। मेरी ऑलरेडी निशा से कमिटमेंट है, तो मैं पति पत्नी वाला कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता। तुम वहाँ रहो जहाँ हम सबकी ज़िंदगी को सुकून मिले। उसने उठते हुए कहा, सामान बांध लेना, शाम को लेने आऊँगा। माँ गुस्से की तेज हैं तो मैं उन्हें हैंडल करना होगा, क्योंकि शादी में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। इतना कहकर उसने कंधे उचकाए जैसे खुद को इस सारे मामले से अलग कर लिया हो, और फिर कमरे से बाहर निकल गया। अनु उसकी पीठ को तब तक देखती रही जब तक वो ओझल न हो गया। उसे समझ नहीं आया इस पर खुशी मनाए या दुख। उसने छोटा सा बैग तैयार करके रख दिया था। शाम को जब कबीर आया तो उसे लेकर गाड़ी में बैठा। सीट बेल्ट लगाते हुए उसने अनु की तरफ देखा। लगाओ, उसने कहा तो उसने नासमझी से उसकी तरफ देखा। उसने कभी कार का सफ़र नहीं किया था, इसलिए उसे नहीं मालूम था कि सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं। सीट बेल्ट लगाओ, उसने दूसरी बार कहा तो उसने शर्मिंदगी से नज़रें नीचे कर लीं। अरे यार, ये लगाओ, उसने गुस्से से फिर कहा तो वो उसे देखने लगी और शर्मिंदा होकर बोली, कैसे लगाते हैं। उसने इतनी मासूमियत से पूछा कि कबीर उसे देखता रह गया, जबकि उसके यूं लगातार देखने पर अनु को और भी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई थी। वो ज़बरदस्ती सीट बेल्ट को खींचकर इधर उधर फिट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो रही थी। ये देखकर कबीर बुरी तरह झल्ला गया।
उसने आगे बढ़कर उसके ऊपर झुकते हुए सीट बेल्ट खींची और उसे अपनी जगह पर फिट कर दिया। फिर गुस्से से सिर झटकते हुए बोला, जाहिल गवार को मेरे पल्ले बांध गए हैं पापा। उसने मन ही मन गुस्से से सोचा। हालांकि अनु तो अपना दिल और सांसें रोक कर बैठी थी। कबीर के इतना करीब आने पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके गुलाबी पड़ते चेहरे को कबीर ने एक नज़र देखा। अजीब पागल लड़की है, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। वो गुस्से और तिरस्कार से सिर झटकते हुए ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। सफ़र बड़ी ही खामोशी में कटने लगा था। थोड़ी देर में वो मेन रोड पर निकल आए थे और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। शाम में डूबते सूरज का मंजर बहुत खूबसूरत था। वो पहली बार कार में सफ़र कर रही थी, वो भी अपने हमसफ़र के साथ। वो चोरी चोरी कबीर को देख रही थी, लेकिन वो बेपरवाह होकर ड्राइविंग कर रहा था। फिर बाहर देखते हुए वो बहुत खुश हो रही थी। उसकी तबीयत भी अब बेहतर होने लगी थी, वरना उसकी माँ के बाद सतीश अंकल का जाना उसे अंदर तक तोड़ चुका था। उसने दुपट्टे को अपने चारों ओर अच्छे से लपेट कर रखा हुआ था। पूरे कपड़ों में बिना किसी मेकअप के साफ सुथरा चेहरा लिए ये सीधी सादी मासूम सी लड़की अब मॉडर्न लोगों की दुनिया में जा रही थी। गाड़ी रुकी, चौकीदार ने बड़ा सा गेट खोला और फिर गाड़ी अंदर दाखिल हुई। कबीर नीचे उतरा, सामान बाहर निकाला और अनु को चलने को कहा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। बड़ी हवेली के साथ एक छोटी सी अनेक्सी थी। उसने ताला खुलवाया और अंदर आया। अनेक्सी में कोई नहीं रहता था, इसीलिए वहाँ जाले और धूल मिट्टी जमी हुई थी। कबीर ने उसका सामान रख दिया और ठंडी आवाज़ में कहा, ये सब तुम खुद साफ कर लेना। बिना किसी लिहाज या हमदर्दी के वो मुड़कर बाहर चला गया। अनामिका बस उसे जाते हुए देखती रह गई। आंखों में हल्की सी नमी थी। काश वो कुछ पर रुककर उससे दो बातें ही कर लेता। उसने एक आह भरी, फिर चादर उतारी और कमरे की सफाई में लग गई। उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो इस गंदगी में सो नहीं सकती थी। कमरे छोटे थे और किचन उसी के साथ लगा हुआ था। एक छोटा सा अटैच बाथ भी था। अनामिका ने देर तक सफाई की, फिर थकी हारी फर्श पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद नहाकर फ्रेश हुई, लेकिन खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। भूख तो थी पर थकान उससे भी ज़्यादा भारी थी। कबीर के पास इतना वक्त नहीं था कि पूछ ले, कुछ खाया तुमने? वो तो निशा के साथ किसी पार्टी में व्यस्त था। पीछे उसकी बीबी कैसी है इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनेक्सी की जलती हुई लाइट देखकर कबीर की माँ को हैरत हुई। वो खिड़की के पास खड़ी थी जब उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो बाहर आई, गार्डन से होते हुए अनेक्सी की ओर बढ़ी, जहाँ ताला खुला देखकर उनकी आंखें फैल गईं। दरवाजा उन्होंने जोर से बजाया और शोर सुनकर चौकीदार भागता हुआ वहां पहुंचा। मालकिन, वो बीबी जी सो रही होंगी। चौकीदार ने घबराई हुई आवाज में कहा। कौन बीबी जी? नंदिनी जी ने माथे पर गिरे बालों को हटाते हुए सख्त लहजे में पूछा। उनकी जानकारी में तो अनेक्सी कई महीनों से खाली पड़ी थी, फिर वहाँ कौन रह रहा था? मालकिन, कबीर साहब एक लड़की को लाए थे, वही रह रही है। चौकीदार ने हकलाते हुए कहा। क्या? नंदिनी जी की आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं। कबीर ने आज तक घर पर कभी किसी लड़की को नहीं लाया था। हाँ, उन्हें ये तो पता था कि बाहर उसकी निशा से दोस्ती है, पर वो ये सब घर की चौखट के बाहर ही रखता था। कौन है वो लड़की? उन्होंने गुस्से से माथे पर बल डालकर पूछा। पता नहीं मालकिन, बस कबीर साहब उसे छोड़कर चले गए। चौकीदार ने डरते हुए जवाब दिया। ठीक है, दरवाज़ा खटखटाओ। लड़की से खुद पूछते हैं कि वो कौन है। उनकी आंखों में शक और गुस्सा दोनों था। चौकीदार ने डरते हुए दरवाज़ा बजाया। अंदर सोई हुई अनामिका हड़बड़ाकर उठ बैठी। जल्दी से दुपट्टा गले में डाला और कांपते हुए दरवाज़ा खोला। सामने एक सख्त चेहरे वाली औरत और चौकीदार खड़े थे। नंदिनी जी ने उसे सिर से पांव तक देखा। एक साधारण सी सादे कपड़ों में मिडिल क्लास की लड़की। उनके माथे पर बल पड़ गए। कबीर और ये लड़की, उन्होंने मन ही मन सोचा। कबीर ने आज तक किसी ऐसी लड़की से दोस्ती नहीं की थी जो उनकी सोसाइटी की ना हो। फिर वो इस लड़की को यहाँ कैसे ले आया? ए लड़की, कौन हो तुम? उन्होंने आगे बढ़कर अनामिका का बाजू कसकर थामा। अनामिका दर्द से हल्का सा सिहर गई, आंखें भर आई। मैं अनामिका हूँ, उसने सिसकी भरकर कहा। उसकी आवाज़ में डर और लाचारी दोनों थे। कौन अनामिका? उन्होंने माथे पर बल डालकर उसके बाजू पर अपनी पकड़ और भी टाइट कर दी। वो दर्द से सिहर उठी। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो नंदिनी जी को क्या जवाब दे, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कबीर ने उन्हें क्या बताया है। क्या पता कबीर ने कभी इस रिश्ते को अपनी माँ के सामने बताया भी है या नहीं। अगर वो सच कह दे तो कबीर के लिए परेशानी का कारण न बन जाए। लड़की, तुम्हारे मुंह में दही जमी है क्या? बोलती क्यों नहीं?
आखिर कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? कबीर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उनके सवालों की धारा अनामिका पर टूट पड़ी। अनामिका के होंठ कांप रहे थे। इससे पहले वो कुछ बोल पाती, पीछे से कबीर की आवाज़ सुनाई दी, मामा, मैं आपको बताने ही वाला था। पीछे से कबीर की आवाज़ सुनकर नंदिनी जी ने मुड़कर पीछे की ओर देखा था। क्या बताने वाले थे? और ये लड़की कौन है? मेरे पूछे बिना, मुझे बताए बगैर तुम इसे घर क्यों लेकर आए हो? आखिर कौन है ये लड़की? उन्होंने गुस्से से घूरते हुए कई सवाल दाग दिए। कबीर अब गुस्से से अनामिका को घूरने लगा। बीबी है मेरी, कबीर ने ठंडी आवाज में कहा। ये रिश्ता सामने तो लाना ही था, फिर आज ही क्यों नहीं? बीबी, होश में तो हो तुम? नंदिनी जी ने तंज कसते हुए कहा, जैसे कबीर की मानसिक हालत पर शक कर रही हो। ये लड़की तुम्हारी बीबी है? इसकी औकात है तुम्हारी बीबी बनने की? उनकी हंसी में तंज और तिरस्कार दोनों भरा हुआ था। कबीर गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया। 2 कदम चलते हुए अपनी माँ के पास आया और उनके हाथों को थाम लिया। माँ की इस बात ने उसके अंदर भी अनामिका के लिए गुस्सा और नफरत भर दी थी। वाकई इस लड़की की औकात नहीं थी कि वो कबीर तनेजा की बीबी बन सके। पापा ने ये शादी करवाई थी, उसने धीरे से कहा। नंदिनी जी मुंह खोले उसे देख रही थी। कबीर कुछ पल के लिए रुका, जैसे सोच रहा हो अब आगे क्या बोले। मामा, ये लड़की जिसकी बेटी है, आपको जानकर हैरत का झटका लगेगा। उसने तय कर लिया कि आज सारी हकीकत का पर्दा उठाना है। गंगा की बेटी है, उन्होंने डर की आभा में कहा, क्योंकि अगर वो दुनिया में किसी औरत से नफरत करती थीं तो वो गंगा ही थी। नंदिनी जी की बात सुनकर कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। नंदिनी जी अनामिका के झुके सिर को देखने लगी, लेकिन अचानक ही होश में आई। कबीर को छोड़कर वो 2 कदम बढ़कर अनामिका के पास आई, उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खींचा और अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। अनामिका पीछे जाकर गिर गई। तेरी माँ मेरी जिंदगी में एक मुसीबत थी और तू भी अपनी मुसीबतें लेकर मेरी जिंदगी में शामिल हो गई। क्या समझती हो तुम? माँ बेटी, मेरे बेटे को मजबूर करके मुझसे मेरा पति और बेटा छीन लोगी? वो गुस्से में दहाड़ रही थी, इतना कि कबीर को भी काबू पाना मुश्किल हो गया। शोर सुनकर कबीर का छोटा भाई अजय और उसकी छोटी बहन रीमा वहीं दौड़ते आ पहुंचे थे। रीमा, मामा को अंदर ले जाओ। कबीर ने तुरंत दोनों को देखकर अपनी माँ को अंदर ले जाने का इशारा किया। अनामिका अभी भी जमीन पर गिरी हुई थी, बेजान और बेसहारा। उसे उठकर खड़े होने की हिम्मत तक नहीं थी। राजू, अपनी बीबी को बुलाओ और इस लड़की को उठाकर बेड पर डालो। कबीर ने जमीन पर पड़ी अनामिका की ओर एक नज़र डाली, फिर अपनी माँ का हाथ थामकर अंदर बढ़ गया। राजू ने एक बार जमीन पर पड़ी अनामिका को देखा और अंदर जाते हुए उन लोगों को जिनके दिल में कोई इंसानियत नहीं थी। फिर अफसोस से अनामिका को देखते हुए वो सर्वेंट क्वार्टर से अपनी बीबी को बुलाकर लाया। उसकी बीबी ने अनामिका को उठाकर बेड पर डाल दिया। जब होश में आई तो राजू की बीबी ने उसे जूस पिलाया। उसके गाल पर उंगलियों के निशान थे। जूस पीते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं होता। गरीब सिर्फ अपमान और दुख देखने के लिए ही पैदा होता है। ये दुनिया तो बस पैसे वाले लोगों की होती है। अनामिका चुपचाप रो रही थी। नंदिनी जी गुस्से और दर्द से जख्मी शेरनी बन चुकी थी। कबीर, तुमने कैसे उस लड़की से शादी कर ली? तुम तो जानते थे ना कि वो औरत को तुम्हारा बाप पसंद करता था, जान देता था उस पर। उनकी आवाज़ ऊंची और कटु थी। उन तीनों ने अपने माँ बाप को कभी खुशहाल कपल के रूप में नहीं देखा था, हमेशा उन्हें लड़ते झगड़ते देखा था। मामा, मैं मजबूर हो गया था, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। पापा ने धमकी दी थी और मैं बेबस हो गया था। कबीर ने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की। उसे अपनी माँ की हालत देखकर डर लग रहा था। निशा को क्या मुँह दिखाओगे कबीर तनेजा? नंदिनी जी ने गुस्से से कहा। मम्मा, मैं संभाल लूँगा उसे। वैसे भी मुझे इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। कबीर ने फौरन अपनी बात रखी। नंदिनी जी को ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला। ठीक है, तलाक दो उसे और यहाँ से चलता करो। मैं ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद करना चाहती हूँ। वो जिद में अड़ी हुई थी। मम्मा, अभी फ़िलहाल नहीं दे सकता। मेरी प्रॉब्लम को समझें प्लीज़। आप लोग मेरी फैमिली हैं। पापा ने अपना हुक्म सुनाया। आप लोग अपनी कर रहे हैं। कोई मुझसे भी तो पूछे कि कबीर आखिर तुम क्या चाहते हो? उसने तड़प कर कहा। तो अजय ने उसका कंधा थपका। भाई, आप कुछ भी कर लें, मम्मी की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। उसने धीरे आवाज़ में झुककर कहा था। उस लड़की को तलाक दो कबीर, वरना मेरा मरा मुँह देखोगे। नंदिनी जी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। कबीर ने सर ना में हिलाया। मम्मा, जब तक उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसका फ्यूचर सेट नहीं हो जाता, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता।
तुम उस लड़की की इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? भाड़ में जाए वो लड़की और उसका फ्यूचर, तुम बस उसे तलाक दो। मम्मा समझने की कोशिश करें। नहीं दे सकता तलाक। अगर तलाक दी तो वो मेरे हिस्से की हकदार बन जाएगी। पापा की वसीयत के अनुसार तलाक की सूरत में उसे सारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलेगा। पापा उसे पूरी तरह सिक्योर करके गए हैं, कहते हुए उसने उलझन से अपने बालों में हाथ फंसाया था, जबकि नंदिनी जी तो धम से सोफे पर बैठ गई। तेरे बाप ने न जीते जी मुझे चैन लेने दिया और अब मरने के बाद भी मुझे बेसुकून कर गया है। वो गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कबीर बेबसी से अपने भाई बहन को देखने लगा। वैसे भाई भाभी बहुत प्यारी हैं, रीमा ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन कबीर की घूरती निगाहों पर मुंह लटकाकर वो जल्दी से कमरे में 9-2-11 हो गई। भाई मेरी माँ ने तो निशा से पीछा छुड़ा लें और इस लड़की से जिंदगी सेट कर लें। कितनी मासूम सी है यार। पापा ये जबरदस्ती मेरे साथ कर देते, मैं तो खुशी खुशी उस लड़की को सर आंखों पर बिठा कर रखता। इस बार कबीर ने उसे और भी सख्त गुस्सीली निगाहों से घूरा था। लिमिट क्रॉस कर रहे हो अजय। सॉरी सॉरी भाई, मैं तो भूल ही गया था कि अब वो आपकी अर्धांगिनी है, मतलब मेरी पूजनीय भाभी जी। सॉरी यार, गलती से निकल गया। उसने डरने की झूठी एक्टिंग करते हुए कानों को हाथ लगाए थे। वैसे मुफ्त का मशवरा है, इतनी प्यारी लड़की को हाथों से जाने मत देना। अरे वो निशा मेकअप से लिपटी पूरी चुड़ैल लगती है, बिना मेकअप के देखो तो शायद डर के मारे बेहोश हो जाओगे। अजय बहुत ज़्यादा हो रहा है, मार खाओगे मुझसे। कबीर ने इस बार सच में मुक्का बनाकर उसे दिखाया था। सॉरी सॉरी भाई, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले बस आखिरी बार मेरी कही हुई बातों पर गौर जरूर करना। वो रुका नहीं था, क्योंकि अब तो सचमुच ही कबीर का मुक्का उसके मुंह पर पड़ जाना था। वो जल्दी से अपने कमरे में भागा था। कबीर गहरी सांस लेकर रह गया। पता नहीं उन दोनों को निशा से क्या बैर था, हालांकि कबीर को उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती थी। वो खुद को संभालता गहरी सांस लेता सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। खिड़की के पर्दे सेट करते एनेक्सी की तरफ देखा, जहाँ की लाइट्स ऑफ थीं। उसने गहरी सांस भरी और वहाँ से हट गया। दिल में ख्याल आया, एक बार जाकर देखूं वो ठीक है या नहीं। वो जिस तरह नंदिनी जी का थप्पड़ खाकर जमीन पर बेहाल सी पड़ी थी, वो सोचकर कबीर का दिल थोड़ा सा दुखा था। लेकिन फिर सोचा, अगर ठीक नहीं होती तो राजू उसे आकर जरूर बताता। यही सोचते हुए वो सोने के लिए लेट गया। ख्यालों में निशा आ गई थी। अब निशा को भी सारी सच्चाई बतानी थी, तो उसका रिएक्शन भी देखना था, जो कि बहुत खतरनाक होने वाला था। वो बाजू आंखों पर रखे अपनी जिंदगी में होने वाले उतार चढ़ाव को सोच रहा था। अनामिका को छोड़ना ही था, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कैसे अनामिका को अपनी ज़िंदगी से निकाले कि उसके पापा की आत्मा को भी कोई तकलीफ ना पहुँचे और उसका ज़मीर भी गिल्टी फील ना करे। सोचते सोचते कबीर की आंख लग गई थी। सूरज निकलते ही हवेली जगमगा उठी थी। अनामिका ने उठना चाहा, लेकिन उसके जिस्म ने जवाब दे दिया था। कबीर हमेशा की तरह तैयार सा ऑफिस जाने के लिए गाड़ी के पास आया। ऐसे ही एक निगाह घुमाई तो उसकी निगाह एनेक्सी की तरफ उठ गई। उसने सर झटक कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बैठ गया। अनु यूं ही खिड़की के बाहर देख रही थी। कबीर के रुख फेरने पर उसका दिल तेजी से धड़क उठा था, क्योंकि वो खिड़की में ही खड़ी थी और उसने कबीर को एनेक्सी की तरफ एक निगाह डालते हुए देख लिया था। कबीर गाड़ी में बैठकर चला गया तो वो भी खिड़की से हटकर बेड पर आकर लेट गई। कुछ ही देर लेटी रहती अगर नंदिनी जी उसके पास न आती। अबे ओ महारानी, लेटे लेटे बेड तोड़ रही हो? तुझे तेरी औकात का पता होना चाहिए। मेरे बेटे ने तेरी औकात तुझे यहाँ रख कर ही दिखा दी है। एनेक्सी में घर के मालिक नहीं रहते, बल्कि घर के नौकर रहते हैं, और तू घर की नौकर है। इसीलिए मेरे बेटे ने तुझे यहाँ लाकर पटक दिया है। अब उठ और अपने काम पर लग जा। अजय और रीमा को नाश्ता बना कर दे, उन दोनों को यूनिवर्सिटी भी जाना है। वो गुस्से से बोली कि न चाहते हुए भी अनामिका को उठना पड़ा। वो जो रात भर गुस्से के मारे अंदर ही अंदर खौलती रही थी, एक लावा उनके अंदर पक चुका था। अब वो सारा लावा कबीर के जाते ही अनामिका पर निकलने वाला था। कबीर भले उसको न चाहे ये रिश्ता न रखने की बात करे, लेकिन वो उसके साथ कभी भी ज्यादती नहीं होने देता, क्योंकि वो अपने बेटे के नेचर को बहुत अच्छे से जानती थी। और इसीलिए कबीर के जाने के बाद ही वो अनामिका के पास आई थी। वो उसे खींचती हुई हवेली लाई तो रीमा और अजय चौंक गए थे। मम्मी, इन्हें क्यों ले आई? रीमा ने अजय से पूछा था। सीधी सिंपल सी बात है रीमा, सारा गुस्सा अब इस मासूम पर निकलेगा। अजय ने कहा। चल जा, वो रहा किचन, नाश्ता बना। उन्होंने उसे किचन की तरफ धकेलने वाले अंदाज में कहा। वो सटपटाकर किचन को देखने लगी। उसने पूछना चाहा क्या बनाना है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, और फिर जो भी समझ आया उसने बना दिया।
अजय और रीमा को उसका बनाया हुआ नाश्ता बहुत पसंद आया था। वो तारीफ भी करना चाहते थे, लेकिन अपनी माँ की खूंखार निगाहों को देखते हुए चुपचाप बैठे नाश्ता करते रहे। वो वापस अपनी एनेक्सी में जाने लगी कि नंदिनी जी ने रोक लिया। कहाँ जा रही है मुंह उठाकर? सफाई क्या तेरा बाप करेगा? यहाँ कोई हराम की कमाई नहीं आती, हर चीज़ की एक भरपाई होती है। अनामिका मैडम, और मेरे बेटे की ज़िंदगी में दाखिल होने से पहले सोचना चाहिए था कि उसकी माँ भी जिंदा है। मैं तुझे निशा के हक पर डाका नहीं डालने दूंगी, उन्होंने तिरस्कार से कहा। अब वो दोनों और नौकरानियां ही थीं। अजय और रीमा यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुके थे, जबकि अनामिका ने अपने होंठों पर ताला लगाया हुआ था। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर बोलती तो यहाँ से भी निकाल दी जाती, फिर कहाँ जाती? उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो सारा दिन चुपचाप कबीर के आने तक काम करवाती रही और वो चुपचाप काम करती रही। उसने उफ तक नहीं की। वो जिसके सहारे इस घर तक आई थी वही उसका अपना नहीं था, तो वो भला विरोध किस बात का करती? अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाती? कबीर के आने से कुछ देर पहले उसकी माँ ने अनामिका को वापस अनेक्सी में भेज दिया था। वो फ्रेश होकर डिनर करने लगा, फिर कमरे में चला गया। निशा उससे शादी की जिद कर रही थी और अब उसे बता देना चाहता था। वो अनामिका की उसकी ज़िंदगी में रहते उससे शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगली सुबह अनामिका तैयार होकर कहीं जा रही थी। कबीर बाहर ऑफिस के लिए आया तो वो बाहर की तरफ जा रही थी। कबीर के माथे पर बल पड़ गए। कहाँ जा रही हो इतनी सुबह? उसने बहुत गुस्से से पूछा तो वो एकदम से चौंक गई। वो मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया था अंकल ने। 1 महीने से यूनिवर्सिटी नहीं गई, पेपर सर पर हैं, तो बस यूनिवर्सिटी ही जा रही थी। उसकी बात पर कबीर ने उसे सर से लेकर पैर तक हैरान नज़रों से देखा। वो तो उसे जाहिल लगती थी, गवार, और उसे सीट बेल्ट तक बांधनी नहीं आती थी। उसे तो वो अब यूनिवर्सिटी का बोल रही थी। मैं छोड़ देता हूँ, उसने सर झटकते हुए उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। तो कुछ देर तक वो उलझन से आपस में उंगलियां मरोड़ती रही कि बैठे या न बैठे। अब खड़ी क्या हो, बैठो, उसने झुंझलाहट से कहा तो वो बैठ गई, लेकिन हाथों को लगातार अभी भी आपस में मसल रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। पापा तुम्हारी फीस देते थे? उसने संजीदगी से पूछा। स्टार्ट में देते थे, फिर मैंने स्कॉलरशिप हासिल कर ली, उसने नरमी से बताया। उसे हैरत हुई। वो तो इंटेलिजेंट भी थी। अच्छा, कौन सी फैकल्टी में हो? उसने अनामिका से पूछा। BBA, दूसरा साल है, उसने धीरे से सर झुकाते हुए जवाब दिया। मतलब तुम अभी सिर्फ 20-21 साल की हो? उसने हैरत से पूछा। जी, उसने सर हिलाया। तुम्हें पता भी है मैं तुमसे पूरे 19 साल बड़ा हूँ, उसने हैरत से कहा। जी, उसने धीरे से दोबारा कहा। तो तुम्हें इस बात पर कोई प्रॉब्लम नहीं? उसने पूछा। नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? और फिर हमारा साथ पूरी जिंदगी भर का नहीं है। अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हुए मैंने आपसे शादी की थी, और इतना तो मुझे भी पता है कि इस शादी में आपकी मर्जी शामिल नहीं है। तो बस आप अपनी ज़िंदगी देखें, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, फिर आप और मैं अलग हो जाएंगे। बस 2 साल का वक्त चाहिए मुझे, अभी फ़िलहाल अकेले नहीं रह सकती। उसकी आंखें भीग रही थीं, जिन्हें उसने छुपाने के लिए अपना सर खिड़की की तरफ कर लिया था, जबकि कबीर ने सर हिला दिया। 2 साल तो बहुत लंबा समय था। निशा तो 2 महीने तक नहीं रुकने वाली थी। उसे यूनिवर्सिटी छोड़कर वो ऑफिस चला गया। शाम में घर वापस आया तो रीमा से मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी के बाद जब वो वापस आई थी तो मम्मी ने उस पर गुस्सा किया और उससे कपड़े धुलवाए थे, पूरा घर धुलवाया, और सीढ़ियाँ धोते हुए वो गिर गई थी। उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। ये सुनकर कबीर एक पल के लिए परेशान हुआ। अच्छा, ज़्यादा चोटें तो नहीं आई उसे? उसने यूं ही खुद को नॉर्मल करते हुए पूछा। भैया, चोटों का तो पता नहीं, लेकिन वो बेचारी बहुत रो रही थी और बड़ी मुश्किल से चलते हुए अपनी एनेक्सी तक गई थी। मैंने मम्मी से कहा भी था कि डॉक्टर को बुला लेते हैं, लेकिन मम्मी ने सख्ती से मना कर दिया। उसका दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था। बिना फ्रेश हुए वो तुरंत एनेक्सी की तरफ आया। वो बेड पर बैठी हल्के हल्के कांप रही थी, शायद रो रही थी, और रोने से उसका बदन हिल रहा था। आहट पर उसने अपनी आंखों से हाथ हटाए थे। कबीर को आता देखकर उसने उठने की कोशिश की। कहाँ चोट लगी है, तुम्हें दिखाओ, उसने बेड पर उसके पास बैठते हुए पूछा, जबकि अनामिका ने जल्दी से अपना दुपट्टा सही करते हुए उठकर बैठी थी और अपना आप बेड के पीछे टिका दिया, क्योंकि उसे ज़्यादा बैठा भी नहीं जा रहा था। मैं ठीक हूँ, ज़्यादा चोटें नहीं आई। उसने खुद को सामान्य रखने की कोशिश की, लेकिन कबीर को अंदाजा हो गया था कि उसे बहुत चोटें आई हैं। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा
कि तुम्हें कितनी चोटें लगी हैं। मैंने पूछा है कहाँ चोट लगी है, दिखाओ मुझे। उसकी बात पर अनामिका परेशान हुई थी। नहीं, नहीं दिखा सकती आपको, प्लीज आप जाएं यहाँ से। मेरे पास क्यों आए हैं? अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो फिर? वो डरी सहमी बोली थी। कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे चोट दिखाओ, कहाँ लगी है और कितनी लगी है। वो थोड़ा सा आगे होते हुए उसका हाथ थाम गया, जबकि उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा था। कहा ना नहीं दिखा सकती, प्लीज आप जाएं यहाँ से। अब उसके चेहरे पर शर्म की हल्की हल्की लाली सी घुलने लगी थी। कबीर का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसने उसका हाथ थामते हुए उसकी आस्तीन को थोड़ा ऊपर उठाते हुए देखा तो उसके हाथ पर भी चोट लगी थी। लेकिन कबीर को इतना तो अंदाजा हो गया था कि अनामिका सिर्फ इतनी ही चोट से इतनी बेहाल नहीं है, उसे और भी चोटें लगी होंगी। वो इस घर पर एक अनचाहा बोझ थी, लेकिन थी तो उसकी बीवी। भले उसने इस रिश्ते को कभी नहीं माना था। अनामिका जिद मत करो, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो अच्छा नहीं होगा। उसके कांपते वजूद को देखते हुए वो इस बार गुस्से में बोला, क्योंकि अब उसे अनामिका की जिद पर सच में गुस्सा आने लगा था। ये क्या कह रहे हैं आप? कोई देख लेगा आपको यहाँ पर, प्लीज आप जाएं। वो घबरा कर बोली, जबकि वो उसकी बात को इग्नोर करता हुआ उसके करीब आया था। उसके दुपट्टे पर हाथ रखा तो वो एकदम कांपते हुए उसे देखने लगी। बीबी हो मेरी, इतना घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कहते हुए वो एक झटके से उसका दुपट्टा हटा चुका था। देखा तो उसकी गर्दन पर नीला निशान बना हुआ था। ये क्या है, कैसे लगी इतनी सारी चोट? उसने सख्ती से पूछा तो वो सर झुका गई। गिरने के बाद गर्दन पर कोई भारी चीज लगी थी। उसकी बात बड़ी मुश्किल से निकली थी। उसने धीरे से सर झुकाकर कहा, जैसे कोई मुजरिम अपना जुर्म स्वीकार करता हो। तो तुमने मुझे फोन करना चाहिए था। कितनी चोट लगी है तुम्हें? वो उसकी चोट को अपनी उंगलियों से हल्के से छूता हुआ बोला तो अनामिका के होंठों से एक सिसकी सी निकली थी। वो उसके इतना करीब था कि वो अपना दर्द भुला उसके परफ्यूम की खुशबू में बहकने लगी थी। दिल बेतहाशा धड़कने लगा था। रुको, मैं अभी आता हूँ। कुछ सोचते हुए कबीर ने कमरे से बाहर कदम रखा कि सामने अपनी माँ को खड़े देखकर एकदम से चौंक गया। तुम कोई डॉक्टर नहीं हो कबीर, जो तुम उसका इलाज करने यहाँ आए हो। मरती है तो मरने दो। उन्होंने नफरत और इंसानियत को तार तार करते हुए कहा। मत भूली मम्मा, बीवी है वो मेरी, उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता, वरना पाप का भागीदार बनूंगा। उसने सख्ती से कहा और उनके पास से निकल गया। फर्स्ट एड बॉक्स लाया और अनामिका के सामने बैठ गया। उसके जख्म को साफ करके मरहम को हल्के हल्के रब करने लगा। उसकी हल्की सिसकियां उसके होंठों से निकल रही थी। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त कर रही थी। कबीर ने थोड़ा और करीब होते उसके जख्म पर धीरे धीरे फूंक मारी थी। उसके होंठों से निकली सरसराहट अनामिका को अपने वजूद में उतरती महसूस हो रही थी। गर्दन के जख्म पर मरहम लगाने के बाद उसने उसे कंधे से पकड़कर पीछे बेड से टिकाया था। लेकिन कबीर चौंक उठा, क्योंकि जैसे ही कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा था तो वो दर्द के मारे तड़प उठी थी। तुम्हें यहाँ भी चोट लगी है? उसने हैरत से पूछा, जबकि इस बार वो घबराई थी। नहीं नहीं, मैं वो हल्की सी चोट है, वो मैं खुद मरहम लगा लूंगी, आप ही मुझे दे दें। उसने जल्दी से कबीर के हाथों से क्रीम ली, जबकि वो बुरी तरह हैरान हुआ था। दिखाओ मुझे, और कहाँ चोट लगी है? मैंने कहा ना, मैं खुद लगा लूंगी। वो अब और ज्यादा कबीर को अपना जख्म नहीं दिखा सकती थी। चुपचाप बैठी रहो, एक शब्द भी अब मुंह से मत निकालना। वो उसे डांट कर चुप करवा चुका था। फिर उसके शर्ट के बटन खोलते हुए उसने कंधे से उसका कुर्ता नीचे किया था, जहां एक हल्का सा कट लगा हुआ था। कॉटन रखकर खून को रोकने की कोशिश की गई थी। इतना गहरा जख्म ये कैसे लगा? वो मेरे हाथ में कांच का जग था, गिरने की वजह से वो टूट गया और मैं उस कांच के ऊपर गिरी थी। उसने धीरे से सर झुकाए हुए कहा। वो जो अपने ध्यान में उसके जख्म को साफ कर रहा था कि अनामिका एक हाथ से अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये महसूस करके एक पल के लिए कबीर का हाथ कांपा था। उसके दिल की एक हार्ट बीट मिस हुई थी। वो बेध्यानी में अनामिका के कुछ ज्यादा ही करीब था, और जब उसकी नज़र अनामिका की नरम मुलायम खूबसूरत गर्दन से होते हुए उसकी नारी सौंदर्य पर पड़ी तो उसे अपने और उसके रिश्ते का ख्याल आया था और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला था और ख्यालों को परे झटकते हुए उसके जख्म को साफ करता रहा। कबीर कहाँ है? निशा लाल रंग के टाइट टॉप और जीन्स पहने अंदर आई तो चौकीदार से पूछा, मैडम जी वो तो वहाँ पर हैं। चौकीदार ने एनेक्सी की तरफ इशारा किया, जबकि निशा हैरान से उस तरफ चली आई कि भला उसका एनेक्सी में क्या काम। दरवाजा खुला था, सामने का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। कमरे में वो दोनों बेहद करीब थे। वो उसकी गर्दन पर झुका हुआ था।
ये देखकर निशा के कदमों से जमीन निकली थी। कबीर उस लड़की की गर्दन से थामे उसके करीब था। कबीर, उसकी हैरत से आवाज निकली। वो चौंक कर पलटा, उसे देखा और बस बुरी तरह उलझ गया था। ये है वो जिसकी वजह से तुम शादी से इनकार कर रहे हो? उसने आंखों में आंसू लाते हुए कहा। मैंने कब इनकार किया निशा? मैं चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा वक्त तुम मुझे दे दो। ये तो पापा ने। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, चलो कमरे में। उसने निशा को रोकना चाहा, लेकिन वो रोती हुई कमरे से भाग गई। कबीर ने गुस्से से जमीन पर लात मारी और अनामिका को गुस्से से घूरता हुआ वहां से निकलता चला गया, जबकि वो एक ठंडी आह भर कर रह गई। वो जो अभी कुछ देर पहले इतनी नरमी और मोहब्बत से उसके जख्म को साफ कर रहा था, महबूबा को सामने पाकर वो सब कुछ भूल गया था। वो तकिए पर सर डालकर सोने की कोशिश करने लगी। सुबह उसे यूनिवर्सिटी जाना था, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। हमेशा की तरह सादा से होलिये में बाहर जा रही थी। पार्किंग एरिया पार कर लिया था कि तभी गाड़ी का हॉर्न पास में सुनाई दिया। वो चौंक कर हैरत से पलटी। कबीर उसके पास गाड़ी रोके उसका इंतजार कर रहा था। इस बार अनामिका ने चुपचाप गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। एक दिन छुट्टी कर लेती तो कयामत नहीं आ जाती, उसने नाराज़गी से घूरा। मैं एक दिन और न गई तो पेपर कैसे दूंगी? पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। उससे रोना आ रहा था। उसे पढ़ाई करनी थी। छुट्टी के बाद तुम एक जगह चली जाना जहाँ तुम आराम से पढ़ सकोगी, वरना मम्मी फिर से तुमसे काम करवाएंगी और मैं न होने की वजह से ये सब रोक नहीं पाऊंगा। उसने उसे हल पेश किया। उसे अनामिका पर तरस आ रहा था। पापा की बात याद आई कि वो लड़की बेकसूर है, उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आप मुझे कहाँ छोड़ेंगे? आपकी तो मेहरबानी रहेगी, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता, उसने आंखों में आंसू भरकर कहा। यह देखकर कबीर को एहसास हुआ कि उसकी माँ उस पर किस कदर जुल्म करती हैं। मेरी फ्रेंड है, प्रिया नाम है, उसके घर छोड़ दूंगा, वहाँ स्टडी कर लेना, शाम में पिक कर लूँगा, उसने संजीदगी से कहा। तो वो सर हिलाने लगी और फिर डेली का यही रूटीन बन गया। वो उसे यूनिवर्सिटी छोड़ता, उसे लेने जाता, फिर अपने दोस्त के घर ड्रॉप कर देता, फिर ऑफिस से आते हुए ले आता। उधर उसकी माँ के तलाक लेने की जिद लगातार बढ़ती जा रही थी। वहीं निशा ने कहा उसके पास 3 महीने हैं, वो फैसला करे, या तो निशा या फिर अनामिका। घर के माहौल से तंग आकर उसने बाहर टाइम बिताना शुरू कर दिया था। उस रात वो खिड़की पर खड़ा था। उसकी माँ कुछ दिनों के लिए अपने भाई के पास गई थी। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बस रीमा और अजय कबीर घर पर थे 1 हफ्ते के लिए। कबीर ने सोचा कि अनामिका को कमरे में ले आए, उसके पेपर भी आने वाले हैं तो पढ़ाई में उसकी हेल्प कर दूंगा और कुछ उसका दिल भी बहल जाएगा। अजय को उसने समझा दिया था कि माँ के आने पर उसे बता दे। यही सोचते हुए वो अनामिका के कमरे में गया। अनामिका उसे देखकर चौंकी थी, लेकिन वो बहुत ही फ्रेंडली उससे इधर उधर की बातें कर रहा था। सुनो, तुम्हें पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? जी थोड़ी सी होती है, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ। तुम्हारे पेपर तो करीब है ना, अगर तुम्हें सही लगे तो तुम मुझसे पढ़ाई में हेल्प ले सकती हो। मम्मी घर पर नहीं है, मैं पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प कर दिया करूँगा। जबकि अनामिका बस उसे देख कर रह गई थी। अपना सामान उठाओ और मेरे कमरे में चलो। अचानक उसने नया हुक्म सुना दिया तो अनामिका हड़बड़ा गई, लेकिन वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी। और उस दिन वो उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया। वो हैरत से कभी कबीर को तो कभी उस आलीशान कमरे को देख रही थी। कुछ दिन के लिए यहाँ आराम से रहो, मम्मा घर पर नहीं है, पढ़ाई में जो भी प्रॉब्लम हो मैं हेल्प कर दूंगा, उसने अनामिका के मासूम चेहरे पर फैली हैरानी को देखकर कहा। अचानक ही वो निशा और अनामिका को कंपेयर करने लगा। अनामिका छुई मुई मासूम सी बेहद खूबसूरत लड़की थी, जबकि निशा बेहद बोल्ड, हर किसी से बात कर लेने वाली, शॉर्ट ड्रेसेस पहनने वाली, गरीब लोगों से नफरत करने वाली। घमंड तो निशा में कूट कूट कर भरा था, जबकि अनामिका में घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी और ना ही उसे लालच था। कबीर ने उससे कहा भी था कि जो प्रॉपर्टी पापा तुम्हारे नाम करके गए हैं तुम वो ले सकती हो, लेकिन उसने मना कर दिया था। उसने साफ कह दिया कि इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ आपका हक है, मुझे तो बस एक छत के सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर मैं जॉब करके अकेले रह लूँगी। जबकि कबीर बस उसे देख कर रह गया था, क्योंकि ऐसी मासूम और भोली भाली लड़कियों का ये दुनिया बहुत गलत फ़ायदा उठाती है। वो बहुत मासूम थी, हर किसी पर यकीन करने वाली। वो चुपचाप बेड पर बैठी पढ़ाई कर रही थी, आंखें नींद से भारी हो रही थीं। तुम्हारी माँ ने कभी मेरे पापा का जिक्र किया था तुमसे? उसने अचानक सवाल किया, जबकि अनामिका ने किताब से नज़र उठाकर उसे देखा।
बहुत कम, 2 या 3 बार, वो भी अभी जब बीमारी में अंकल मिलने आए थे। उसने सच्चाई बताई। पापा उनसे पहले कभी नहीं मिलते थे। उसे हैरत हुई, क्योंकि नंदिनी जी हमेशा कहती थीं कि वो दूसरी औरत से मिलते हैं। उसे लगा कि वो अनामिका की मम्मी है। नहीं, मैंने एक बार देखा था। वो पापा के मरने का सुनकर आए थे बस। मेरी यूनिवर्सिटी की फीस दी थी, फिर मम्मी ने अपने कंगन बेचकर उन्हें वो पैसे वापस कर दिए थे। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। पापा की पेंशन और मेरी ट्यूशन से हमारा गुजारा होता था। हमें क्या ज़रूरत थी। अंकल से मुलाकात तो तब हुई जब वो अस्पताल आए थे। मम्मी ने बताया कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अंकल के पापा ने उनकी शादी अपनी किसी जानने वाली से कर दी। अंकल बहुत अच्छे थे, वो अपना रिश्ता निभा रहे थे, लेकिन नंदिनी आंटी को मालूम था कि वो मम्मी को पसंद करते हैं। अंकल ने मम्मी से कहा था अगर वो चाहें तो दूसरी शादी उनसे कर सकते हैं, लेकिन मम्मी ने इनकार कर दिया था। वो किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद नहीं कर सकती थी। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, आमदनी कम थी, लेकिन हमारी ज़िंदगी उनके जाने तक परफेक्ट थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे दिन थे। मुझे मम्मी के फैसले पर कोई ऐतराज़ नहीं था। उन्होंने एक बहुत अच्छा इंसान चुना था, भले उसके बाद उनकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था। मैं मम्मी पापा की ज़िंदगी से बहुत इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि दोनों में आपस में बहुत प्यार था। बोलते बोलते उसकी आंखों में नमी और होठों पर एक मुस्कुराहट उतर आई थी। कबीर को जलन हुई। जिस बात को लेकर उसकी माँ लड़ती थी वैसा तो कुछ भी नहीं था, बस जलन थी जिसमें वो झुलस रही थी। अनामिका ने वापस किताब पर सर झुका लिया और कबीर ने अफसोस से सर झटका। अनामिका पढ़ते पढ़ते सो गई थी बेड पर, जबकि कबीर सोफे पर बैठा था। अब तो उसे भी नींद आने लगी थी। वो सब कुछ भूलकर बेड पर आकर लाइट्स ऑफ करके लेट गया। होश तो तब आया जब अनामिका ने उसके सीने पर हाथ रखा। वो चौंक कर अपने बराबर देखने लगा। फिर याद आया अनामिका को वो खुद ही बाहर लाया था। अनामिका गहरी नींद में थी। उसे उसने उठाना सही नहीं समझा, हालांकि उसका दिल शिद्दत से चाहा कि उसे छूकर देखे। जब वो दूर से इतनी मासूम लगती है तो छूने में कैसी दिखती होगी। उसे वो पल याद आए जब वो उसके जख्मों पर मरहम रख रहा था, तो वो कैसे शर्म से लाल पड़ गई थी। उसका शर्म से लाल चेहरा याद करके कबीर के होंठ मुस्कुराए थे। न जाने क्या सोचते हुए उसने अपनी उंगलियों से अनामिका के गालों को छुआ था और फिर आगे बढ़ते हुए उसके माथे पर होंठ रख दिए और सुकून से आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर तक सुकून उतर चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस रिश्ते में कितना सुकून था। अगले दिन भी अनामिका अनेक्सी में थी, लेकिन कबीर उसे अगले दिन भी कमरे में ले आया था। पता नहीं क्यों अब कबीर को उसकी तलब होने लगी थी। निशा तो उसे करीब आने को खुद से मौका देती थी, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देता था। वो नए विचारों का था, लेकिन इतना भी नहीं कि शादी से पहले ही निशा के साथ रिश्ता जोड़ लेता। वो रात में सब मिलकर डिनर कर रहे थे। रीमा अनामिका से सवाल पूछ रही थी और वो जवाब दे रही थी। कबीर उन दोनों को बातें करते देख रहा था, खाना भी खा रहा था। कबीर से रीमा ने कहा कि वो अनामिका को अपने कमरे में सुलाना चाहती है, प्लीज़ भाई मना मत करें। लेकिन वो राजी नहीं था, क्योंकि उसकी पढ़ाई का नुकसान होता। उसके पेपर्स भी होने वाले थे, तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया। अनामिका ने भी सर हिला दिया, वो भी पढ़ाई करना चाहती थी। जबकि रीमा नाराज होती हुई मुंह बनाकर खाने के बाद कमरे में चली गई और कबीर अपने कमरे में आ गया। कुछ देर के बाद अनामिका भी आई थी। उसे अभी तक वहाँ आना अजीब लग रहा था। उसे तो गुजरी रात पर ही खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो बेड पर सो गई थी। जब सुबह उसकी आँख खुली तो वो पूरे बेड पर अकेली सो रही थी, जबकि कबीर सोफे पर सो रहा था। उसे लगा कि कबीर पूरी रात बेड पर नहीं आया था, लेकिन वो क्या जानती थी कि कबीर के अंदर जज्बातों की आग जलने लगी थी, तो वो मजबूरन उठकर सोफे पर आ गया था। अभी वो उलझन का शिकार थी कि सोफे पर जाए या बेड पर। यहाँ बेड पर आ जाओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा, उसने काफ़ी नरमी से कहा। तो अनामिका बेड पर बैठ गई और किताबें फैला लीं। वो मैथ का सवाल हल नहीं कर पा रही थी और फिर परेशान होकर किताब में सर दिए बुरी तरह रोने लगी। कबीर घबराकर उसके पास आया। चेहरे पर से किताब हटाई तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। रो क्यों रही हो, उसने नरमी से आंसू साफ करते हुए पूछा। ये सवाल हल नहीं हो रहा। उसने गुस्से से किताब को घूरा तो कबीर हंस पड़ा। इतनी सी बात पर रो रही हो पागल। वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ से किताब लेकर उसके सामने आया और उसे मैथ का सवाल समझाने लगा। अनामिका हैरत से उसके चलते हाथ को देख रही थी। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, वो गालों पर हाथ रखे हैरत से आंखें बाहर निकाल कर बोली। तो कबीर हंसते हुए उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा। उसे उस पर ढेर सारा प्यार आया
तो बिना सोचे समझे उसने झुककर नरमी से उसके गालों को अपने होठों से छू लिया, जबकि उसकी इस हरकत पर वो सटपटाकर दूर हुई थी। मैं पढ़ाई करने आई हूँ, उसने घबरा कर कहा। वो 2 साल बाद जुदा हो जाती, इसलिए वो कोई ऐसा रिश्ता नहीं चाहती थी जिसके बाद वो अलग ना हो सके। वो उसका नहीं बल्कि निशा का था। बिल्कुल पढ़ो, मैंने कब रोका है, उसने उससे दूर होते हुए कहा। अनामिका उठकर सोफे पर चली गई तो कबीर के माथे पर बल पड़े, लेकिन कहा कुछ नहीं। वो पढ़कर वहीं लेटने का सोचने लगी। पहली रात वो गलती कर चुकी थी, अब दोबारा नहीं करना चाहती थी। खबरदार अगर वहां लेटी, वहां से चुड़ैल की शक्ल नजर आती है। खिड़की के ठीक सामने सोफा पड़ा था और वो उसे डरा रहा था। कबीर के डराने पर वो पल भर में बिस्तर पर मौजूद थी। कबीर उसके डर को देखकर मुस्कुराने लगा, जबकि वो कंबल में दुबकी लेटी थी। फिर थोड़ी देर बाद गहरी सांसों की आवाजें आने लगीं। कबीर ने कंबल हटाकर देखा तो वो सो चुकी थी। मुस्कुराते हुए कबीर उसके कंबल में ही लेट गया। उसके दिल से आवाज आई, मैं अब इस लड़की से दूर नहीं हो सकता। इसकी तलब तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वो धीरे से अपना चेहरा उसके गर्दन के करीब ले जाते हुए उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। 1 हफ्ता गुजर गया। उसकी मम्मा भी वापस आ गई थी, जबकि अनामिका अनेक्सी चली गई थी। अनामिका के पेपर स्टार्ट हो गए थे। वो जी जान से पेपर देने में लगी थी, जबकि कबीर का दिल अब बुरी तरह से मचलने लगा था। वो 1 हफ्ते तक उसके कमरे में रही थी और उसे इस 1 हफ्ते में वो उसका दीवाना हो गया था। उसकी मासूमियत, उसकी खूबसूरती, उसकी मनमोहक सी खुशबू, उसके अंदर अब उसे पाने की तलब होने लगी थी। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। निशा को तो न जाने वो कब का भुला चुका था। कबीर उससे मिलने को कहता तो वो मिलने से इनकार कर देती। हफ्ते के बाद वो फ्री हुई। उसकी यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी। कबीर और अनामिका उस दिन बाहर मिलने गए थे। वापसी पर उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हुआ। अनामिका बेहोशी में कबीर को पुकार रही थी। उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया। सब घर वाले हॉस्पिटल में जमा थे, साथ में निशा भी। कबीर का पैर फ्रैक्चर हो गया था, जबकि अनामिका के बाजू पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। वो दोनों टूटे फूटे से 2 दिन अस्पताल में गुजार कर आए। कबीर ने अनामिका को अपने रूम में आने को कहा तो उसकी माँ को गुस्सा आ गया, लेकिन इस बार कबीर ने किसी के गुस्से की परवाह नहीं की। कबीर के पाँव की काफ़ी हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई थीं, जिसकी वजह से वो किसी काम का नहीं रहा था। उसे कुछ दिन बाद ऑपरेशन के लिए बाहर देश जाना था। अनामिका एक हाथ से भी कबीर की सेवा करने में बिजी रहती। निशा ने साफ कह दिया कि वो एक अपाहिज इंसान के इंतजार में नहीं बैठ सकती। उसने दिल से भगवान का धन्यवाद किया कि वो निशा के चंगुल से बाहर निकल आया था। उसे अनामिका पर अफसोस होता। वो बिना माथे पर बल डाले उसकी सेवा करती रहती। कबीर उसका जितना धन्यवाद करता उतना कम था। अब उसके हाथ का प्लास्टर उतर चुका था और अब वो रेगुलर कबीर की देखभाल करती थी, जबकि नंदिनी जी हैरान होती। वो न दिन देखती न रात, तन मन से कबीर की सेवा में लगी हुई थी। एकदम उसके लिए पागल हो गई थी। उस दिन वो बैठा अपनी शर्ट उतारने की कोशिश कर रहा था और उससे उतारी नहीं जा रही थी। पहले मेल नर्स था, वही सारे काम करता था। कबीर को लगा अब वो ठीक है, इसलिए उसने नर्स को छुट्टी दे दी थी। लेकिन अब एहसास हो रहा था उसने गलत किया, कुछ वक्त और रखना था। अनामिका ने उसे शर्ट के साथ लड़ते देखा तो खाने की ट्रे रखकर उसके पास आई। मुझे बुला लेते, बेकार में परेशान हो रहे हैं। उसने कबीर का हाथ थामकर बाजू निकाला कि उसे दर्द तक नहीं हुआ। फिर दूसरे बाजू को निकालकर दूसरी शर्ट पहना दी। पापा ने तुम्हारे बारे में जितनी बातें कही थी सब सच है। उसने ना समझी से कबीर को देखा। पापा ने कहा था तुमसे परफेक्ट मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता, तो वो सही थे। उसने मुस्कुराकर अनामिका का हाथ थामकर अपने पास बिठाया। खाना लाई हूँ आपके लिए, प्लीज़ खा लीजिए। उसने लाल पड़ते चेहरे से कहा कि भागने का यही रास्ता था। मेरे ठीक होने तक जितने बहाने बनाना चाहो बना लो, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें 1 मिनट भी नहीं दूंगा। वो शरारती अंदाज में बोला तो उसकी बात का मतलब समझकर वो शर्म से लाल पड़ी थी, जबकि कबीर मुस्कुराते हुए उसकी शर्म से लाल पड़ते चेहरे को देखते हुए खाना खाने लगा। अनामिका की यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो जाने से इनकार कर रही थी। कबीर ने ज़बरदस्ती उसे भेजा था कि वो पढ़ाई के मामले में बहुत टची थी। उसकी थोड़ी हड्डियां ठीक हुईं तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का मशवरा दिया। उसे अब लंदन जाना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अनामिका किसी तौर राजी नहीं थी कबीर उसके बिना जाए, और कबीर भी चाहता था कि अनामिका कबीर के साथ जाए। उसे हौसला मिलता था उसके साथ होने से। उसने यूनिवर्सिटी बात कर ली और कबीर ने उसका पासपोर्ट का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। अब वो दोनों लंदन जा रहे थे। जब कबीर की माँ ने अनामिका को गले से लगा लिया
तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश की है। तुम्हें मैं इतना कुछ कहती रही लेकिन तुमने पलटकर जवाब नहीं दिया। कबीर को सबने छोड़ दिया, तुमने नहीं छोड़ा। ऐसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। कबीर, अनामिका का ख्याल रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नंदिनी जी की ये बातें अनामिका को जज्बाती कर गईं। कबीर मुस्कुरा दिया। वो बहुत खुश था। आखिरकार अनामिका का दिल साफ साफ दिल उसकी माँ को नजर आ गया था। दोनों वहां से खुशी खुशी निकले। लंबी फ्लाइट के बाद कुछ घंटे आराम किया और फिर अनामिका उसकी व्हीलचेयर घसीटकर उसे अस्पताल लाई। ऑपरेशन का वक्त हुआ और यहाँ अनामिका की सांसें थमी थीं। हालांकि डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन कामयाब रहेगा, लेकिन अनामिका को डर लग रहा था कि कबीर को कहीं कुछ हो न जाए। वो भगवान से प्रार्थना करती रही। कुछ घंटे के बाद डॉक्टर ने उसे खुशखबरी सुनाई तो उसकी जान में जान आई। उसको होश आया तो वो अनामिका अनामिका पुकारने लगा। वो उसके सामने ही बैठी ओंग रही थी। कबीर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। कबीर उठने की कोशिश करने लगा लेकिन उठ न सका। उसका पाँव अभी भी शून्य था। नर्स ने उसे पानी दिया। अनामिका ने आहट पर चौंक कर आंखें खोली तो सामने कबीर को खुद को देखते पाया। वो आंखें ना मिला सकी। फिर उठकर उसके पास आई। आप ठीक हैं? मैं डर गई थी, उसने कबीर के पाँव को देखते हुए कहा। ऑपरेशन इतना जानलेवा नहीं था मेरी जान। उसने अनामिका का हाथ थामकर अपने पास किया तो नर्स भी मुस्कुराती हुई चली गई। लेकिन मैं तो डर गई थी ना, उसने नरमी से सिसकी भरकर कहा। कबीर उसके आंसू साफ करने लगा। मेरी जान, अब बस हंसने के दिन है। बुरे दिन की बस इतनी ही जगह थी। अब हम दोनों मिलकर एक अच्छी जिंदगी शुरू करेंगे जहाँ कोई नफरत, कोई गिला शिकवा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी हिफाजत करूँगा, कभी मेरी वजह से दुखी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती की। उसने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा तो अनामिका ने उसका सर ऊपर को उठाया। आप नहीं होते तो मैं कहाँ जाती, सोचा है आपने? मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि अंकल ने अपने बेटे को मेरे लिए चुन लिया, वरना इस गरीब को कौन इतना हैंडसम मर्द देता। उसने बेध्यानी में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। कबीर उसकी बात पर हैरान हुआ, फिर जोर से हंस पड़ा। उफ, हैंडसम! वो मुस्कुराकर अनामिका को कंधे पर जोर देते अपने करीब खींचने लगा। आई एम रियली लव यू अनु, उसने सरगोशी में उसके कान के पास कहा तो उसने कबीर के सीने में सर छुपा दिया और वो हंस पड़ा। 2 दिन के बाद उसकी छुट्टी हुई। 2 हफ्ते के बाद उसके पैरों ने बैसाखी से भी आज़ादी पाई। वो दोनों लंदन में ही थे। मौसम काफ़ी ठंडा और अच्छा था। आज कबीर के जज्बात कुछ ज़्यादा ही बेकाबू हो रहे थे। उसकी गहरी निगाहों से अनामिका भी बेचैन हो रही थी और उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिर कब तक उससे बच सकती थी। अनामिका ने कबीर को खाना दिया और पलटने लगी। जब उसने कलाई थामकर अनामिका को झटका दिया, वो लहराकर उसके ऊपर गिरी। उसने नाराजगी से कबीर को देखा। अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ मेरी जान, और मैंने तुमसे कहा था ना, जिस दिन ठीक हो गया उस दिन तुम मुझसे बच नहीं सकती। उसने कुछ शरारती अंदाज में कहा कि उसकी निगाहों की आंच से एकदम सहम गई। कबीर ने खाने को इग्नोर किया और अनामिका को बाजुओं में भर लिया। आज खाना नहीं बल्कि तुम्हें खाना चाहता हूँ, वो उसके नरम गुलाबी गालों में दांत गाड़ता हुआ बोला। फिर उसकी नरम कमर में उंगलियां दबाता हुआ उसे खुद के करीब कर गया था। इन रस भरे होठों से प्यास बुझाना चाहता हूँ, वो मदहोश सरगोशी में बोला और अगले ही पल उसके होठों पर झुक चुका था। फिर उससे बाहों में उठाए कमरे की ओर बढ़ा। उसके कदम धीरे धीरे उठ रहे थे और हर कदम के साथ अनामिका की धड़कनें रुक रही थीं। आज कबीर की पनाह के अलावा कोई और पनाह नहीं थी, लेकिन वो खुश थी, बहुत खुश। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।